जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीएस सिक्स सेमेस्टर जियोग्राफी का। ये पेपर 1 है। पेपर का नाम है आपके जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और आने वाले समय में जिनका एग्जाम है, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय 22 मई को एग्जाम होने वाला है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपका 29 मई 2026 को एग्जाम होने वाला है। माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। अलग अलग विश्वविद्यालय में जिनके भी एग्जाम बाकी हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है, यानी जो उससे संबंधित कॉलेज है, सभी बच्चे अपना आंसर की मिला लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे अपना आंसर की मिला लें, ठीक है। चलिए, बाकी जिनका एग्जाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, और भी जितना भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि भारत में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि। भारत में शहरी जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गांवों से लोग कहाँ जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, इसलिए भारत में जो शहर की जनसंख्या है वो बढ़ रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवसान यानी माइग्रेशन हो रहा है गांव से किस तरफ, गांव से शहर की तरफ, इसलिए शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा क्लास को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना होती है। भारत की जो जनगणना है हर 10 वर्ष में होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, सिंचाई का अर्थ है। सिंचाई का अर्थ क्या होता है? फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना सिंचाई का अर्थ होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखें। आपका इसमें पूछा गया है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। खाद्य फसल यानी खाने वाली फसल, है ना। तो खाने वाली फसल कौन सी है भारत की सबसे महत्वपूर्ण? तो सबसे महत्वपूर्ण है चावल। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। बाकी इसमें देखें, काफ़ी, रबर और चाय, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके एक तरीके से कहा जाए, काफ़ी, जो रबर है और चाय यानी चाय पत्ती, ये उद्योग फसल हैं। कौन से? औद्योगिक फसल हैं या फिर उद्योग फसल हैं, ठीक है। चावल क्या है? ये आपका खाद्य फसल है। गेहूँ क्या है? खाद्य फसल है, ठीक है ना। चलिए, उद्योग फसल आप समझ रहे हैं क्या होता है? काफ़ी, रबर और चाय पत्ती, ये सभी उद्योग फसल हैं। इनको बेच करके क्या होता है? प्रॉफिट कमाया जाता है ना। चलें, जिनको बाज़ार में बेचा जाता है वो औद्योगिक फसल होते हैं, याद रखिएगा। खाद्य फसल वे होते हैं जो हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए उगाते हैं। हालाँकि इसमें देखिए, चावल और गेहूँ भी आपके क्या होते हैं, बाज़ारों में बेचे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनका पर्पज़ ही होता है कि हमें इसे बेचना है, वो आपके औद्योगिक फसल में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, चावल मुख्यतः उगाया जाता है। चावल मुख्य रूप से अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, गेहूं मुख्यतः उगाया जाता है। गेहूं मुख्य रूप से रबी ऋतु में उगाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखें। पूछा गया है, गन्ने का मुख्य उपयोग होता है। जो गन्ना बोया जाता है इसका मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य रूप से इसे चीनी के उत्पादन में, ठीक है ना, चीनी के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, गन्ने का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, कपास एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि कृषि उत्पादकता का अर्थ है। कृषि उत्पादकता का अर्थ होता है प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, ठीक है ना। कृषि उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि कृषि तीव्रता का अर्थ है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है? एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का अर्थ होता है एक वर्ष में एक ही भूमि पर उगाई गई फसलों की संख्या। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि फसल संयोजन का अर्थ है।
फसल संयोजन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, क्रॉप कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में विभिन्न फसलों का संयुक्त उत्पादन, ठीक है ना, किसी क्षेत्र में विभिन्न फसलों का संयुक्त उत्पादन फसल संयोजन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आपसे पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इसमें पूछा गया है हरित क्रांति से मुख्यतः उत्पादन बढ़ा, किसका उत्पादन बढ़ा है हरित क्रांति से, हरित क्रांति से चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। ए ऑप्शन आपका राइट है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है इसमें कि हरित क्रांति से उत्पन्न एक पारिस्थितिक समस्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण कौन सा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो मिट्टी का क्षरण हो रहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं ग्रामीण बस्तियां, कृषि से संबंधित होती हैं, एग्रीकल्चर से। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि सघन बस्ती को कहा जाता है, जो सघन बस्तियां होती हैं, ठीक है ना, इसमें आपका बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट जो सेटलमेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नाभिकीय सघन बस्ती, ठीक है ना, सघन बस्ती को क्या बोलते हैं, नाभिकीय सघन बस्ती। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है बिखरी हुई बस्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं कहाँ पर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है बस्तियों के स्वरूप और संरचना के अध्ययन को कहते हैं, बस्तियों के स्वरूप और संरचना के अध्ययन को आकृति विज्ञान कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो बस्तियों के स्वरूप और संरचना को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, तो देखिए आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर बनता है, अब इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है ना, तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी देखते चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अधिकांश भारतीय नगरों का केंद्रीय भाग कहलाता है, केंद्रीय भाग केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहलाता है, यानी CBD। ये ऑप्शन आपका राइट है। CBD का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 20 है कि नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, आर्थिक कार्यों पर, है ना। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, तो यह आर्थिक कार्यों पर आधारित होगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक नगर की विशेषता है, ठीक है ना, औद्योगिक नगर, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सिटी होती हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषता होती है क्या, उद्योगों का प्रभुत्व होता है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि बंदरगाह नगर मुख्यतः कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है, तो व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है भारतीय नगरों की एक प्रमुख समस्या है, जो भारतीय नगर हैं इनकी एक प्रमुख समस्या है शहरी भीड़ भाड़। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा 7607574584। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। पिछले कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ जियोग्राफी, कई सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि नगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ मुख्यतः विकसित होती हैं, तो ये मुख्यतः विकसित होती हैं शहरी प्रवासन के कारण, ठीक है ना, यानी शहरी माइग्रेशन के कारण नगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ विकसित होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है कि नगरीकरण का अर्थ है, ठीक है ना, अर्बानाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो नगरीकरण का अर्थ होगा नगरों और शहरों की वृद्धि। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है रेखीय बस्ती विकसित होती हैं, रेखीय बस्ती, है ना, जो लाइनर सेटलमेंट होती हैं ये विकसित होती हैं कहाँ पर, तो नदी या फिर सड़क के किनारे। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है कि भारत में शहरी समस्याओं में शामिल है। भारत में शहरी समस्याएं कौन सी हैं? तो आवास की कमी है और प्रदूषण है भारत में, ठीक है ना। भारत में शहरी समस्या क्या है? आवास की कमी और प्रदूषण। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो आपका भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा लगभग किस देश के मध्य से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है यह भारत से होकर के गुजरती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग है। भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है हिमालय किस प्रकार के पर्वत का। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ कैसे पढ़ा, ये जो डॉट है ना इसे मिनट कहा जाता है, अगर ये डबल डॉट रहेगा तो इसे सेकंड कहा जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जो आपका हिमालय है ना ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा? वलित पर्वत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय क्या है? मोड़दार पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। जो अरावली पर्वत है ना ये आपकी प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः बने हैं। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है यह मुख्य रूप से नदी निक्षेप के कारण बना हुआ है, ठीक है ना। किसके कारण बना हुआ है? भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः बने हैं किसके? नदी निक्षेप के कारण बने हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः बना है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के कारण बना हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वह है प्रायद्वीपीय पठार। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, देखें। इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर, है ना। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बह करके अरब सागर में जाकर गिरती है? तो वो नर्मदा नदी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है भारतीय मानसून मुख्यतः उत्पन्न होता है। भारतीय मानसून मुख्यतः स्थल और समुद्र के तापमान के अंतर से उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा लाता है मुख्यतः। तो यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में लाता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि लौटता हुआ मानसून मुख्यतः प्रभावित करता है किसको? तमिलनाडु तट को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि भारत की जलवायु सामान्यतः मानी जाती है। भारत की जलवायु सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 आपसे पूछा गया है भारत की जलवायु का वर्गीकरण किसने किया। भारत की जलवायु का जो वर्गीकरण है यह किया गया था किसके द्वारा? कोपेन महोदय के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यह मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि कांटेदार वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो कांटेदार वन है यह मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 है कि मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं।
मैंग्रो वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर वन में मैंग्रो वन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को किस नाम, अन्य नाम कौन सा है काली मिट्टी का? रेगर मिट्टी। रेगर नहीं है, रेगूर मिट्टी, यहाँ सही लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 49 पूछा है कि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। बी ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है कि लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है ना, लैटेराइट मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल मिट्टी का रंग होता है। लाल मिट्टी का जो रंग है यह लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? लौह ऑक्साइड के कारण वह लाल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 आपसे पूछा गया है, मरुस्थली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर पूछा गया है, भूमि किस प्रकार का संसाधन मानी जाती है? जो आपका भूमि है ना, ये आपका मानी जाती है अनवीकरणीय संसाधन। क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का माध्यम माना जाता है भूमि को, यानी लैंड को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। बाकी मैंने अपना क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन है मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी और इसमें बाकी है, ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में मीठे जल की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में मीठे जल की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है नदियाँ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि कोयला मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? कोयला उपयोग किया जाता है किसके लिए? ईंधन और विद्युत उत्पादन के लिए, यानी फ्यूल और पावर जनरेशन के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी बिजली उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर पूछा गया है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य झारखंड है, यानी झरिया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर। झारखंड में झरिया एक जगह है, ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 आपसे पूछा गया है कि पेट्रोलियम मुख्यतः किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो पेट्रोलियम होता है यह मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, फ्यूल के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। चलें, इसमें पूछा गया है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 आपसे पूछा गया है कि लौह अयस्क किस उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है? ठीक है ना, लौह अयस्क किस उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है? तो यह आपका, ठीक है, इस्पात उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है लौह अयस्क। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या कह रहा है भारत में, ठीक है ना, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि मैग्नीज मुख्यतः किस में उपयोग होता है? तो जो आपका मैग्नीज है ना, यह उपयोग होता है इस्पात निर्माण में। किसके निर्माण में? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 62 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, 10 में भी आप पढ़े होंगे, कक्षा 10 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट किस कारण उत्पन्न होता है? ऊर्जा संकट है ना, एनर्जी क्राइसिस किसके कारण होती है? तो मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण एनर्जी क्राइसिस होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे वर्तमान समय में अभी देखिए स्टेट आज ऑफ हार्मोज क्या है, बंद किया है ईरान ने, है ना, उसकी वजह से सारे देश की जितने भी देश हैं सबकी इकोनॉमी क्या है,
वो लॉस हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है। अभी तेल पेट्रोल वगैरह भी आपके कहीं कहीं देख रहे हैं सारे देश में, पूरे देश में आपके बंद हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। तो इन सब का कम उपयोग करें तो ही आपके लिए अच्छा है। सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है, ठीक है ना, पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी किसका उदाहरण है। सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, या फिर ख़त्म होने के बाद उसे दोबारा यूज किया जा सकता है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है, पवन ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। जो पवन ऊर्जा है यह मुख्यतः चलती हुई हवा से उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन राइट है 65 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है उद्योगों की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। उद्योगों की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। ए ऑप्शन राइट है 66 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुंबई पुणे क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है खनिज संसाधन के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखें 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई भारत की। 1991 में। क्या कह रहा है, नई औद्योगिक नीति भारत की कब लागू की गई, 1991। बी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया 1991 की नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य था। 1991 में जो नई औद्योगिक नीति थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। सी ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। SEZ का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। SEZ इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्यतः स्थापित किए जाते हैं। तो यह उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है। तो पवन है यानी हवा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है किसके कारण, जल के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया कि इस्पात निर्माण यानी कह रहा है कि स्टील मेकिंग में, ठीक है, मुख्यतः कौन सा खनिज उपयोग होता है। तो स्टील मेकिंग में आपका लौह उपयोग होता है, आयरन और, ठीक है ना, लौह एस्क। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। इसमें देखेंगे कि पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, ब्लैक गोल्ड। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 77 का। अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तमिलनाडु में है, उसके बाद कर्नाटका में, फिर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है कि समाज का अर्थ है एक साथ रहने वाले लोगों का समूह जिनमें होता है, जिनमें समान संस्कृति और संस्थाएं होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। इसमें पूछा गया है, देखें, नस्लीय विविधता का संबंध होता है, नस्लीय विविधता का संबंध, ठीक है ना, रेडिकल डाइवर्सिटी। तो ये आपका संबंध किसके साथ होता है, नस्लीय विविधता का। इसका संबंध होता है शारीरिक विशेषताओं से, ठीक है ना, किससे होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत प्रसिद्ध है अपनी एक सेकेंड। चलें क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया है कि भारत प्रसिद्ध है अपनी विविधता के लिए। तो अपनी किस विविधता के लिए, भाषा और संस्कृति के लिए, लैंग्वेज और कल्चर के लिए, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए देखें, रात हो रही है ना, इस वजह से जो है आँख क्या है, बार बार आपकी बंद हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। सी ऑप्शन राइट है 81 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये ऑप्शन राइट है 82 का। चलिए प्रश्न नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति मुख्यतः निवास करती है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्र स्थित है। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। ठीक है ना, तो भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है ना, इनकी प्रमुख समस्या होती है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ है लोगों की संख्या में वृद्धि। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 87। इसमें पूछा गया है कि भारत विश्व का, तो जो भारत विश्व का प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 आपको पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या। ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपुल पर यूनिट एरिया। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, है ना। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट मत रहिएगा, अभी देख लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा इंटरनेट पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। बिहार है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा गया है लिंगानुपात का अर्थ है। ठीक है ना, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि एज स्ट्रक्चर, है ना, आयु संरचना का अर्थ है। एज स्ट्रक्चर का अर्थ होगा आयु समूहों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, है ना। चलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर पूछा गया है साक्षरता दर का अर्थ है। ठीक है ना, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत, है ना, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपुल। सी ऑप्शन राइट है 92 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, इसमें आपका पूछा गया है वर्क फोर्स, है ना, कार्यबल का अर्थ है। कार्यबल का अर्थ होता है आर्थिक गतिविधियों से लगे लोग, पीपुल इंगेजेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है निर्भरता अनुपात का अर्थ है। ठीक है ना, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कार्यशील जनसंख्या और आश्रितों का अनुपात। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ डिपेंडेंस। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर, इसमें पूछा गया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि से हो सकता है हाई पॉपुलेशन, है ना। हाई पॉपुलेशन से क्या हो सकता है, तो आर्थिक दबाव पड़ सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, भारत की प्रमुख जनसंख्या समस्या है। भारत की जो प्रमुख जनसंख्या समस्या है यह है जनाधिक्य, यानी ओवर पॉपुलेशन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जितना होना चाहिए उससे कई गुना अधिक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी कब, 1975 में। ये ऑप्शन राइट है 98 का। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है,
केरल में, ये ऑप्शन राइट है 99 का। बाकी अपना क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। जितना जल्दी भेजेंगे उतना जल्दी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत में जनसंख्या वितरण मुख्यतः प्रभावित होता है। यह मुख्य रूप से भौतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर देखें आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर ढूंढ लेते हैं तो भी आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, इसी तरीके से आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाएगी, तो क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।